दोपहर का समय था, लगभग दोपहर के 2 बज रहे थे। चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे। एक 15-16 साल के लड़के को 2 पुलिस वालों ने पकड़ रखा था और उस लड़के के सामने एक दरोगा खड़ा था और दरोगा अपने डंडे से उस लड़के के सिर पर ऊपर नीचे एक्टिविटी कर रहा था और उस लड़के से जोर देते हुए, उसे धमकाते हुए पूछ रहा था कि बता तूने चोरी क्यों की और चोरी का जो सामान है वो कहाँ बेचा। दोस्तों, जो लड़का था वो बार-बार बोल रहा था कि मैंने चोरी नहीं की है, आप मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम मत लगाइए, मैंने चोरी नहीं की है, मैंने चोरी नहीं की है। लेकिन दोस्तों, जो दरोगा था वो उस लड़के की, उस बच्चे की बातों को नहीं मानने वाला था। वो बार-बार उससे कह रहा था कि चोरी तूने ही की है, झूठ मत बोल। अगर तूने चोरी का इल्जाम अपने सर पर नहीं लिया तो मैं तुझे ऐसी जगह फंसाऊंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, वो लड़का फिर कहता है कि आप मुझे ऐसे कैसे फंसा सकते हो, जब मैंने चोरी नहीं की है तो मैंने चोरी नहीं की है। आप मुझे बे इल्जाम में नहीं फंसा सकते। दोस्तों, दरोगा को गुस्सा आ जाता है। जब दरोगा से वो लड़का बहस करता है तो दरोगा तुरंत उस लड़के के एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। दोस्तों, इसके बाद में फिर दरोगा उस लड़के से पूछता है कि बता तूने चोरी क्यों की और चोरी का सामान कहाँ बेचा है। लड़का फिर बोलता है कि आप पुलिस वाले हैं, इसीलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूं, वरना मैं आपके ऊपर अभी थूक देता। दोस्तों, इसके बाद में तो दरोगा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दरोगा जो है वो उस 15-16 नाबालिग बच्चे के ऊपर दोबारा से एक के बाद एक करके डंडों से, लाठी से प्रहार कर देता है, फिर थप्पड़ मारता है। दोस्तों, इतने में ही उस भीड़ को चीरते हुए एक महिला जिसकी की उम्र 35 साल थी वो आ जाती है और तुरंत उस दरोगा के सिर पर जोरदार हाथ देती है और फिर उसके तमाचा जड़ देती है। भीड़ में जो लोग खड़े थे उनका मुंह फटा का फटा रह जाता है और सभी सोचने लगते हैं कि ये क्या कर दिया, अब इसका क्या होगा, इसने दरोगा पर हाथ उठा दिया। दोस्तों, उस महिला ने, जो कि 35 साल की थी, उसने घूंघट कर रखा था और जो दरोगा था उसने अपने सिर पर, अपने मुंह पर रूमाल बांध रखा था, जिससे दोनों एक दूसरे के चेहरे को नहीं देख पाए। ना तो वो दरोगा उस महिला को घूंघट में उसका चेहरा देख पाया और ना ही वो महिला उस दरोगा का चेहरा देख पाई। वो महिला उस दरोगा के सामने अपने बच्चे की ढाल बनकर के खड़ी हो जाती है और उससे बोलती है, जब मेरे बेटे ने चोरी की ही नहीं है तो आप उसने क्यों फंसा रहे हो। दरोगा कहता है कि तुम्हारे बेटे ने चोरी की है और हमारे पास सबूत है। वो महिला कहती है, अगर आपके पास सबूत है तो उस सबूत को मेरे पास लाइए, मैं भी देखती हूँ कि किसने मेरे बच्चे के खिलाफ ऐसी झूठी कार्रवाई करने की कोशिश की है। दोस्तों, इसके बाद में वहां पर गांव का प्रधान रघुवीर सिंह आ जाता है और दरोगा साहब से हाथ मिलाता है, गले मिलते हैं दोनों। और जो दरोगा था दोस्तों, उसका नाम राजेश था और प्रधान रघुवीर सिंह और दरोगा से बोलता है कि दरोगा साहब, इस बच्चे को आगे कहाँ ले जा रहे हो, इसने बताया कि नहीं बताया, इसने चोरी का सामान कहाँ रखा है। तो दरोगा बोलता है कि इसने अभी नहीं बताया है कि इसने चोरी का सामान कहाँ रखा है और ये बता भी नहीं रहा है और बार बार बोल रहा है कि मैंने चोरी नहीं की है, मैंने चोरी नहीं की है। तो प्रधान रघुवीर सिंह कहता है कि नहीं दरोगा साहब, आप ऐसे मत छोड़ना, इसे अभी और मारिए, ये बताएगा, चोरी इसी ने की है, इसी ने मेरे खेत से मोटर और सबमर्सिबल निकाली है। दोस्तों, फिर जो बच्चा था जिसका कि नाम रोहित था, रोहित जो प्रधान था रघुवीर सिंह, उसे बोलता है कि मैंने चोरी नहीं की है, आप मुझे बेबुनियाद क्यों फंसाने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों, इसके बाद में जो रघुवीर प्रधान होता है उस लड़के से डांट बोलता है कि चोर, तू चोर है और ऊपर से चीना चोरी कर रहा है, मुझे बता रहा है कि तूने चोरी नहीं की है। दोस्तों, इसके बाद में जो औरत थी वो दरोगा के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है, उनसे कहती है कि आप इनके कहने पर मेरे बेटे को चोर नहीं कह सकते हो, आप मेरे बेटे को पकड़ नहीं सकते हो, ये तो मेरे बेटे के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगा सकते हैं, आप एक के कहने पर मेरे बेटे को नहीं पकड़ सकते और कोई अगर आपके पास गवाह हो तो ही आप मेरे बेटे को पकड़ के ले जा सकते हैं। दोस्तों, दरोगा अब जो था वो सामंजस्य में पड़ जाता है कि बात तो सही है, अगर कोई डायरेक्ट इंसान कह रहा है तो मैं उसके कहने पर नहीं ले जा सकता। दोस्तों, इसके बाद में जो दरोगा होता है वो उस लड़के को, रोहित को छोड़ देता है। राजेश जो दरोगा था वो लड़के को छोड़ देता है। अब जो महिला थी वो अपने घर चले जाती है अपने बच्चे को लेकर। अब जो प्रधान रघुवीर सिंह था वो दरोगा राजेश से कहता है कि आपने बेटे को, उस लड़के को क्यों छोड़ दिया, उसने मेरे खेत में से चोरी की है, उसने समरसेबल चुराई है, उसने मेरी मोटर चुराई है
और उसी ने चुराई है। दरोगा राजेश कहता है कि हम आपकी बात को मानते हैं कि आपके यहाँ से चोरी हुई है वो उस लड़के ने की है। अगर आपके पास कोई और सबूत हो तो हमें बताइए, हम उस लड़के को अभी पकड़ के ले आते हैं। रघुवीर सिंह कहता है कि सबूत ढूंढना पुलिस का काम है, आप ढूंढिए। दोस्तों इसके बाद में जो दरोगा होता है वो गांव के प्रधान रघुवीर सिंह से कह देता है कि अगर आपके यहाँ से चोरी इस लड़की ने की है तो इस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों इसके बाद में दोनों एक दूसरे से गले मिलकर के अपने अपने काम से चले जाते हैं। दरोगा अपनी चौकी आ जाता है और जो रघुवीर सिंह प्रधान था वो अपने गांव पहुंच जाता है, अपने घर पहुंच जाता है। अब घर जैसे ही जो राजेश था, दरोगा था, जैसे ही अपने क्वार्टर पर पहुंचता है तो शाम का समय हो जाता है। शाम का समय होता है, थोड़ा शराब पी रहा था थोड़ी बहुत, तो उसके पास में फिर एक कांस्टेबल पहुंचता है। कांस्टेबल मे आई कम इन सर बोलता है उसके रूम में जाने के लिए, तो दरोगा बोलता है कि आ जाओ। कांस्टेबल दरोगा के पास में पहुंच जाता है। दरोगा फिर कांस्टेबल से पूछता है कि तुम उस बच्चे के बारे में पता लगाओ, बच्चा कहाँ रहता है और उसके माता पिता का नाम क्या है और वो क्या करता है। अब कांस्टेबल जो था वो बताता है कि वो यहाँ एक औरत है, उसका नाम सावित्री है, उसका बेटा रोहित है। दोस्तों जैसे ही सावित्री नाम सुनता है दरोगा तो चकाचौंध हो जाता है, क्योंकि जो जिस महिला से दरोगा बात कर रहा था वो आवाज उसे जानी पहचानी लग रही थी। दोस्तों फिर जो राजेश है वो उस कांस्टेबल को उस महिला का फोटो दिखाता है अपने पर्स से। उस पर्स से फोटो को देखने के बाद में कांस्टेबल बोलता है कि हाँ सर, यही सावित्री है। दोस्तों जो पर्स में फोटो रखा था वो कोई किसी और का फोटो नहीं था, बल्कि वो फोटो राजेश की पत्नी, उस दरोगा की पत्नी सावित्री का ही था। दोस्तों इसके बाद में पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस गिलास से दरोगा साहब शराब पी रहे थे वो गिलास उनके हाथ से छूटकर बिखर जाता है शीशे की तरह। फिर दरोगा साहब उस कांस्टेबल से बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, उस लड़के के बारे में पता लगाओ कि उसने चोरी क्यों की और चोरी का सामान कहाँ बेचा है। तभी कांस्टेबल दरोगा से बोलता है कि साहब, छोटी मोह बड़ी बात हो जाएगी अगर मैं आपको एक बात बताऊं, एक सच्चाई मैं बताऊं। दरोगा बोलता है कि बताओ क्या सच्चाई है। तो कांस्टेबल बोलता है कि दरोगा साहब, सच्चाई ये है कि जो लड़का है वो चोर नहीं है, उसने चोरी नहीं की है। इनफैक्ट वो तो जो रघुवीर प्रधान है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने वाला है, उसके खिलाफ गवाही देने वाला है। उसके पास सारे सबूत हैं कि कहाँ उस प्रधान रघुवीर ने कहाँ कैसे कैसे प्रधानी का पैसा खाया है, जनता का पैसा खाया है, खरंजे में से कहाँ पैसा खाया है, कहाँ कैसी ईंटें लगवाई हैं। उसने 1 नंबर की ईंटों की जगह पीरा ईंट लगवाई है, 2 नंबर की ईंट लगवाई है। तो उस लड़के को सब पता है, और सब पता है इसीलिए ही वो रघुवीर सिंह जो है वो उस लड़के रोहित को फंसाना चाहता है। दोस्तों जब ये बात सुनता है तो राजेश जो दरोगा था वो उसके अंदर खून खौल उठता है, क्योंकि दोस्तों अब जो राजेश था वो ये जान चुका था कि वो जो लड़का है वो कोई और नहीं बल्कि उसी का अपना खून है। जी हाँ दोस्तों, जो रोहित था वो सावित्री का बेटा था और सावित्री जो थी वो उस दरोगा की तलाकशुदा पत्नी थी। जी हाँ दोस्तों, पत्नी थी। दोस्तों थोड़ा बैक में चलते हैं, आखिर इन दोनों का तलाक कैसे हुआ था इसे समझते हैं। दोस्तों जो दरोगा था और जो सावित्री थी, राजेश और सावित्री थे, वो दोनों एक कॉलेज में ही पढ़ते थे और एक दूसरे से ही कॉलेज टाइम में पसंद करते थे। जो राजेश था वो सावित्री से कहता था कि जब मैं सरकारी नौकरी में लग जाऊंगा, जब मैं पुलिस में लग जाऊंगा, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। दोस्तों सावित्री जो थी वो 12वीं पढ़ी लिखी थी और जो राजेश था वो ग्रेजुएट कर रहा था, और फिर जो सपना देखा था राजेश ने वैसा ही होता है, वो दरोगा में सिलेक्ट हो जाता है। और दरोगा में सिलेक्ट होने के बाद में अपने वादे के हिसाब से ही राजेश सावित्री से शादी कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, शादी करने के बाद में अब
दोनों 2-3 महीने तक तो खुश रहते हैं, लेकिन 2-3 महीने खुश रहने के बाद में राजेश को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो अपनी पत्नी के प्रति प्यार जो था वो कम दिखाने लगता है, कम करने लगता है और एक दिन अपनी पत्नी से कह ही देता है कि तुम मेरे साथ में अच्छी नहीं लगती हो, तुम मेरे साथ में जचती नहीं हो, मैं तुमसे अलग रहना चाहता हूँ। दोस्तों, अपने पति के मुंह से इस बात को सुन लेना एक पत्नी के लिए थोड़ा कठिन था, लेकिन जो सावित्री थी फिर भी अपने पति राजेश से पूछती है कि आखिर क्या बात है जो तुम मुझे ऐसे शर्मिंदा कर रहे हो, ऐसे मुझसे बोल रहे हो। तो राजेश बोलता है कि देखो, तुम एक केवल मिडिल क्लास की लड़की हो, तुम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो। जब भी मैं कहीं पार्टी में जाता हूँ, एसएच सर की बर्थडे पार्टी में जाता हूँ, उनकी एनिवर्सरी में जाता हूँ तुम्हें लेकर, तो तुम मेरे साथ में जचती नहीं हो और बाहर के लोग भी कहते हैं कि तुम मेरी पत्नी नहीं लगती हो, तो मैं तुमसे दूर होना चाहता हूँ। दोस्तों, सावित्री ये बात सुनती है तो उसे बहुत धक्का लगता है। फिर वो करती भी क्या, पति जो चाहता था वो उसे आज्ञा मानती थी, तो वो डिवोर्स के पेपर तैयार करवा लेती है और दोनों एक दूसरे से डिवोर्स ले लेते हैं। दोस्तों, सावित्री अपने मायके में चली जाती है और जो दरोगा था वो अपने ड्यूटी पर कहीं अंत उसका तबादला हो जाता है, वहां चला जाता है। अब दोस्तों, जिस वक्त इन दोनों का तलाक हुआ था, सावित्री जो थी वो 1 महीने की गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। तो अब जो दरोगा था कुछ दिनों के बाद में ही दूसरी शादी कर लेता है। दोस्तों, दूसरी शादी तो कर लेता है, लेकिन 4-5 महीने के बाद में ही जो उसकी दूसरी पत्नी थी वो एक कार एक्सीडेंट में मारी जाती है, वो चल बसती है। उसे बहुत दुख होता है, लेकिन सावित्री को ये बात पता नहीं थी कि उसने शादी की है या नहीं की है। दरोगा बहुत ज्यादा दुखी होता है। वो एक बाबा से मिलता है, फिर बाबा उसे बोलता है कि बेटा, अब तू तीसरी शादी भी मत करना। जब तक तू अपनी पहली पत्नी के साथ में नहीं रहेगा, तेरी कोई भी शादी रुकेगी नहीं। तेरे शादी केवल अपनी पहली पत्नी के साथ में ही जो लाइफ है वो जिंदगी अच्छी तरह से चलेगी। दोस्तों, इसके बाद में जो दरोगा था वो दूसरी शादी और तीसरी शादी करने की अब सोचता भी नहीं है और समय का खेल ऐसे ही गुजर जाता है। जो पत्नी उसकी पहली वाली होती सावित्री होती है, वो अपने बच्चे को जन्म देती है और उसका नाम रोहित रखती है और उसका खुद ही लालन पालन करती है। दोस्तों, यहाँ तक इनका तलाक हुआ था, इस तरह से इनका तलाक हुआ था। लेकिन जब उस कांस्टेबल ने दरोगा को आज सच्चाई बताई कि रोहित जो है वो प्रधान के खिलाफ गवाही देने वाला है, उसे पकड़वाना चाहता है और जो प्रधान है उसे इसीलिए अरेस्ट करवाना चाहता है ताकि वो बच जाए, तो दरोगा फिर अगले दिन ही सुबह उस प्रधान के घर पर पहुंच जाता है। जैसे ही प्रधान के घर पर पहुंचता है तो चारों तरफ जहां थोड़ी देर पहले छनछनाहट सी गूंज रही थी, अब खामोशी में बदल जाती है और जैसे ही खामोशी में बदलती है तो जो घर के बड़े मेंबर थे वो दरोगा साहब के लिए कुर्सी लेकर आके आते हैं। दरोगा साहब बैठते हैं और फिर दरोगा साहब से जो गांव का प्रधान था वो बातचीत करता है। गांव का प्रधान कहता है कि कहां तक पहुंची आपकी छानबीन, तो दरोगा सीधे ही डायरेक्टली उसे बोल देता है कि क्यों आप उस लड़के को फंसाना चाहते हो। दोस्तों, जैसे ये बात दरोगा के मुंह से प्रधान सुनता है तो कहता है कि कौन से बच्चे को फंसाना चाहता हूँ, उसने हमारे खेत से समरसेबल चुराई है, उसने हमारे खेत से मोटर चुराई है, मैं उसे क्यों फंसा रहा हूँ। दोस्तों, इसके बाद में वो जो दरोगा साहब थे एक और व्यक्ति को उसके सामने पेश करते हैं तो वो जो व्यक्ति था वो सब तोते की तरह बकना शुरू कर देता है कि हाँ, मैंने ही प्रधान जी के कहने पर उनके यहाँ से समरसेबल और जो मोटर है वो चुराई है। दरोगा कहता है फिर ये क्या बोल रहा है। प्रधान की अब सबके सामने आ जाती है कि प्रधान ही उस लड़के रोहित को फंसाना चाहता है। तो अब जो दरोगा था वो प्रधान से बोलता है कि आपने जो है बहुत गलत किया है उस लड़के के साथ में, आपको सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी। अगर आप माफी नहीं मांगोगे तो मैं उस बच्चे से आपके खिलाफ मानहानि का केस लगवाऊंगा। दोस्तों, अब दरोगा हाथ जोड़ने के लिए बेबस हो जाता है, क्योंकि जो प्रधान था दोस्तों वो हाथ जोड़ने के लिए बेबस हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई भी अब रास्ता नहीं था। दोस्तों, फिर दोपहर में ही उस सावित्री को और जो रोहित था उनको बुलाया जाता है, पंचायत बैठाई जाती है। बीच पंचायत में जो प्रधान था गांव का वो उस बच्चे से और सावित्री से माफी मांगता है। दोस्तों, जो रोहित था वो
माफ तो कर देता है ऐसा चोरी का इल्जाम लगाते हुए, लेकिन वो दरोगा से कहता है कि सर, मैं इन्हें केवल इस केस में माफ कर सकता हूं कि इन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन मैं इन्हें इस केस में माफ नहीं करूंगा कि इन्होंने जो ग्राम के विकास में जो पैसा आया है वो पचाया है, उसका अपचयन कर लिया है इन्होंने। मैं इस मामले में नहीं, मैं इस मामले में तो जरूर कोर्ट जाऊंगा। दोस्तों इसके बाद में जो गांव का प्रधान था वो रोहित के पैरों में गिर पड़ता है और उससे माफी मांगता है कि बेटा मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी भी गांव के विकास के लिए पैसा आएगा उसे नहीं खाऊंगा। रोहित फिर कहता है कि ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं आपकी बात को मान लेता हूं, और जो सरकार तुम्हें पैसा देती है गांव के विकास के लिए, गरीबों के विकास के लिए, आप उस पैसे को वहीं लगाइए। दोस्तों इसके बाद में जो गांव का प्रधान था वो सुधर जाता है उस बच्चे की बातों को मानने के बाद में। दोस्तों फिर जो पंचनामा लिखवाना था वो लिख चुका होता है और पंचायत को निष्कासित कर दिया जाता है। दोस्तों शाम के समय में जो दरोगा था वो अब सावित्री के घर पहुंचता है। राजेश जो था वो सावित्री के और रोहित के घर पहुंचता है। घर जैसे ही पहुंचता है तो सावित्री और राजेश एक दूसरे को निहारने लगते हैं, देखने लगते हैं। अब इस वक्त ना ही रूमाल बांध रखा था राजेश ने और ना ही जो दुपट्टा था वो अपने सिर पर डाल रखा था सावित्री ने। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों एक दूसरे को जब देखते हैं तो रोहित उनके बीच में आ जाता है। रोहित फिर अपनी माँ से पूछता है कि क्या माँ आप इन्हें जानती हो? तो इसके बाद में जो सावित्री थी बोलती है कि हाँ बेटा मैं इन्हें जानती हूँ। वो अपने अलमारी में से एक फोटो निकालती है और उस फोटो को अपने बेटे रोहित को दिखाती है। रोहित उस फोटो को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि दोस्तों उस फोटो में फोटो शादी वाली थी और उस फोटो में जो दरोगा था वो उसका पति था। फिर उस फोटो को एक निगाह देखता है, एक निगाह उस दरोगा साहब को देखता है तो अपनी माँ से सवाल करता है क्या ये मेरे पिताजी हैं? सावित्री कहती है कि हाँ यही तुम्हारे पिताजी हैं। दोस्तों दोनों फिर इसके बाद में दोस्तों जो दरोगा था उससे रोहित एक सवाल पूछता है, मैं आपको दरोगा कहूं या एक बुरा बाप, आप ही बताइए। जब माँ को आपकी जरूरत थी तो आप उस समय हमें छोड़कर के चले गए, और जब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं तो आप हमारे पास आ रहे। दोस्तों दरोगा राजेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फिर सावित्री को और अपने बेटे रोहित को सब कुछ बताता है कि कैसे कैसे उसके साथ में क्या क्या हुआ और कितना बुरा फल मिला सावित्री को छोड़ने का। दोस्तों सावित्री भी अपने पति की आंखों में आंखें डालकर बात करती है और उनसे पूछती है कि कहाँ थे अब तक आप, आज आप आ गए जब हम आपको दिखाई दिए, आपने पहले हमें कभी कहीं ढूंढने की कोशिश की थी। दोस्तों इस बात को सुनते हुए राजेश कहता है कि मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे तुम कहीं भी नजर नहीं आई, लेकिन आज मुझे 15 साल बाद तुम मुझे नजर आई। दोस्तों इसके बाद में पश्चाताप होता है रोहित के पिता राजेश को, दरोगा को, लेकिन जो रोहित था वो अपने पिता से नाराज था। इसके बाद में जो रोहित की माँ सावित्री थी वो रोहित को समझाती है, बेटा अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, तुम अपने पिता को माफ कर दो। तो रोहित इसके बाद में अपने पिता के, दरोगा के, राजेश के गले लग जाता है। तीनों दोस्तों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और अपनी आगे की जिंदगी को अच्छी तरह से जीते हैं। नमस्कार दोस्तों ये थी कहानी। कैसी लगी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूंगा कि कोई भी जो रिश्ता होता है वो केवल इस बात से नहीं जुड़ा होता है कि तुम मेरे साथ में अच्छे लग रहे हो या नहीं लग रहे हो। दोस्तों अगर आप समाज के बहकावे में आकर के अपने पार्टनर को अलग या छोटा समझने की कोशिश करोगे तो आपके लिए नुकसानदायक ही होगा। जैसे राजेश ने अपनी पत्नी को छोटा समझने की कोशिश की तो उसके साथ में कितना बुरा हुआ। दोस्तों केवल मैं कहानी से इतना ही कहना चाह रहा हूं कि समाज के बहकावे में मत आइए कि आपके साथ में कौन अच्छा लग रहा है कौन बुरा लग रहा है। जैसा आपको अच्छा लग रहा है वैसे ही चलिए। तो दोस्तों देखते रहिए क्राइम वार्ता, लाता रहूंगा मैं आपके सामने ऐसे ही कहानियां। जय हिंद, जय भारत।